सब कुछ अपना ही था। उस समय कितना समृद्ध भारत हुआ करता था और हमेशा हम देवता कहलाते थे। देवता अर्थात देने वाले। समयांतर में आज हम देख रहे हैं कि आज मनुष्य देना खत्म हो गया है, लेकिन लेना शुरू हुआ है। प्रकृति तो हमें दे ही रही है, लेकिन हमने प्रकृति से अब उत्पादन लेना शुरू कर दिया है। अब लेना चालू हो गया है, इसीलिए दुख अशांति बढ़ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। प्रकृति के साथ में हमेशा ही हम जो जीवित आत्माएं हैं, जिसको हम क्या कहेंगे कि चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस सच्चिदानंद परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके आज खाना पीना भी उनको मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी सर्दी जुकाम की तरह हर घर में प्रवेश कर गई है। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो प्रकृति के साथ में हमने जो खिलवाड़ किया, और आज उसकी सजा भी हम ही भुगत रहे हैं। और ये सृष्टि सतयुग से कहीं कलयुग बन गई है। हमारे बीच में आज हमारे मेहमान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष भ्राता राजा पवार जी पधार चुके हैं। आप मंच पर आ रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनि से भ्राता जी का अभिनंदन करेंगे। हार्दिक अभिनंदन है भ्राता जी का, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बहनों से कहूँगा कि आप तिलक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल शुरू हुआ और इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ गया। परंतु प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी हम लोग उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वो किस प्रकार से? तो प्राकृतिक क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम शॉर्टली बताते हैं। वैसे ही 6 घंटे का ट्रेनिंग है जो वीडियो तो हमको दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रकृति के माध्यम से जो चीज़ें हमें प्राप्त है उनको कैसे उपयोग करना है, जो एक परफेक्ट साइंस है। और दूसरी बात है आध्यात्मिकता की, और इन दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलके काम करते हैं, से मिलाते हैं, यहाँ से समस्या शुरू होती है। अगर हम गन्ने के पत्ते जमीन में मिलाएंगे तो व्हाइट घर, टर्माइट, कीड़े मकोड़े तक डिस्टर्बेंस करते हैं, चूहे हो जाते हैं, तुरंत मन में संकल्प आता है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी इलाज प्राकृतिक खेती में है। हम लोग देसी गाय का गोबर, गुड़ और छाछ तीनों मिला के जब पानी के साथ देते हैं तो इसका कंपोस्टिंग बहुत फास्ट होता है। और दूसरी बात है व्हाइट घर जो है, टर्माइट जो है, इसको कंट्रोल करने वाले नेचुरल बैक्टीरिया देसी गाय के गोबर में होते हैं। जरूरत है विधि से उसका उपयोग करना। दूसरी बात है जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रीन मैन्योर को इस्तेमाल करते हैं 2 साल में एक बार। विज्ञान कहता है, जमीन की डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि 45% खनिज पदार्थ होते हैं, 25% हवा होती है, 25% पानी होता है और 5% ऑर्गेनिक कार्बन का होना जरूरी है। तभी कोई भी बीज जब हम जमीन में डालते हैं तो विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी दवाई हमारी फसल 100% अच्छी तरह से आती है। प्रॉब्लम है जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है। 5% जहाँ चाहिए वहाँ भी 0.5% तक आ गया है, और इसीलिए हमारी फसलें कमजोर बनती जा रही है। और इसीलिए उसको पेस्ट और डिसीज का प्रादुर्भाव, कीड़े और बीमारियों का प्रादुर्भाव बढ़ता जा रहा है। ऊपर से कितना भी दवाई स्प्रे करें, खर्चा बढ़ता जाएगा। परंतु जब हम अपनी जमीन का ऑर्गेनिक कर्व, उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं तो उसमें फसलें नेचुरली शक्तिशाली होती है, और बाहर की परिस्थिति कितनी भी विकट हो वो स्वयं को स्टेबल रखने में समर्थ होते हैं। पौधों में ऐसी अनाकलनीय शक्ति होती है। इसीलिए हमें केवल जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, जो हमने किया है। और हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कर्व अभी 1.5 से लेके 1.8, 1.8 तक बढ़ गया है। ये केवल मेरी अकेले की खेती का नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, हमारा एक ग्रुप है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी किसानों की जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ रही है। और जहाँ जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है वहाँ बाकी चीज़ें जो है, फसल की सुरक्षा, एक टॉनिक हो या दवाई को हो, इसका खर्चा बहुत कम होता है।
इसीलिए हम लोग 2 साल में एक बार ग्रीन मैन्योर को यूज करते हैं, जिसमें ताग है, ढेंचा है, और इसी के साथ हम लोग बाकी सारे बीज भी मिक्स करते हैं, जिसमें एक दल में भी ज्वार, मक्का, बाजरी मिक्स करते हैं, बाकी दलहन वाले बीज मिक्स करते हैं, और 8-10 प्रकार के बीज को मिक्स करके जब जमीन में बोआई करती है और जब उसको फूल आना शुरू होता है 45 डेज के बाद 55-60 डेज में जब फूल आता है तभी उसको काट के मल्चिंग करते हैं अथवा उसको रोटावेटर से जमीन में मिलाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है हम लोग जमीन के अंदर गोबर की खाद यूज करते हैं। विज्ञान कहता है 1 एकड़ में 40 बैलगाड़ी गोबर की खाद यूज करो, कई लोग कहते हैं 4-5 वाली गोबर की खाद यूज करो। हम तो आज इतना गोबर खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी जो टीम है उन्होंने इस बात को फाइनल किया 1 वाली गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। हम सब जानते हैं कि हमारी फसलें विदाउट यूरिया, विदाउट डीएपी, विदाउट पोटैश अच्छा उत्पादन नहीं देती है, तो हमने भी उसको नेचुरल यूरिया, नेचुरल डीएपी, नेचुरल पोटैश कैसे उपलब्ध होता है इसका स्टडी किया, और 1 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में हमने 100 किलो कपास की खली, 50 किलो नीम की खली, 20 किलो अनाज चावल का आटा और 20 किलो समंदर का काला नमक मिक्स किया, और उसमें 200 लीटर पानी में 10-15 किलो देसी गाय का गोबर, 2 किलो जौगरी गुड़ और 10 लीटर छाछ मिला के उस सारा गोबर में मिला दिया। 50 दिन तक उसको रखा और जो खाद तैयार हुई उसका नाम दिया बेसलडोस। उसमें 5 से 6% फास्फोरस होता है, फास्फोरस मतलब जिसको हम डीएपी कहते हैं, 3% तक नाइट्रोजन होता है, 4% तक पोटैश होता है, और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, आयरन कहते हैं। सारी चीजें जरूरत है वो उपलब्ध करने के लिए हमने बेसलडोस तैयार किया है। लास्ट चौथी बात है वो है जिसको कई लोग जीवामृत, अमृत पानी के नाम से यूज कर रहे हैं और कहते हैं हमने भी जीवामृत यूज किया है। जीवामृत में केवल बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन को जिंदा करने में मदद करते हैं, और जिस जमीन में जीवाणु होते हैं वो जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स अपटेक करके प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, उतना ही उसका काम है। बाकी जीवाणु कोई न्यूट्रिएंट्स निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो जमीन में देना जरूरी होता है। और हम जो बातें आपको बता रहे हैं ये किसी भी मनुष्य की बातें नहीं है, ये सारी शास्त्रों में लिखी हुई बातें आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छी टीम है ब्रह्मा कुमारी संस्था के पास, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, करीब 200 से ज्यादा साइंटिस्ट लोग इसमें जुड़े हैं और आपस में मिलकर उन्होंने शास्त्रों की बातें ढूंढ के निकाली। एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर नैने करके जो विदेश में थे और भारत की समस्याओं को देखकर उनको लगा कि हमें भारत के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ पढ़ा, उसमें लिखी हुई बातें हिंदी में कन्वर्ट करके दिया। उसका पहला प्रयोग उन्होंने उत्तराखंड की गोविंद वल्लभ पंतनगर यूनिवर्सिटी में शुरू किया, उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला और आज वही फॉर्मूला हर्बल गुलाब जल के नाम से पूरे इंडिया में और विदेश विदेश में भी उसको यूज करें। जिस दिन मोदी जी ने कहा कि हमें भारत को प्राकृतिक खेती में बढ़ावा देना है, उस दिन जो वृक्ष आयुर्वेद नाम के ग्रंथ की जितनी भी किताबें पढ़ी थी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में, एक ही दिन सारे विदेश वालों ने खरीद लिया। आज वो लोग स्टडी करके उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था सिंपल लैंग्वेज में किसानों को समझाने का प्रयास करे कि हर्बल गुलाब जल क्या है, इसको हम आसानी से कैसे बनाएं और कैसे यूज करें। ये हर्बल गुलाब जल भी वृक्ष आयुर्वेद का ही नाम है, जिसको 1000 साल पहले ऋषि सूरपाल जी ने लिखी हुई बातें ये सारी। उसमें कई सारी पद्धतियां ऐसी जो हिंसक में लिखी है परंतु अहिंसक में कन्वर्ट करके डॉक्टर नैनी जी ने दिया है। वो हर्बल गुलाब जल बनाने की विधि भी हम लोग किसानों को सिखाते हैं। तीसरी बात है हम लोग नेचुरल यूरिया भी बनाते हैं। कभी कभी बारिश ज्यादा होती है, जमीन में उर्वरक शक्ति पानी के साथ बह के जाती है, नाइट्रोजन की कमी होती है तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसी टाइम यूरिया का यूज करते हैं किसान। पर हम लोग नेचुरल यूरिया जो केवल छाछ, गोमूत्र और गुड़ से करते हैं, जिसमें ह्यूमस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। हम लोग नेचुरल डीएपी भी यूज करते हैं, नेचुरल अमीनो एसिड भी बनाते हैं सोयाबीन के माध्यम से। 5 किलो सोयाबीन का मिक्सर में लगा के जूस बनाते हैं, दूध उसमें गुड़ मिला के 15 दिन उसका कंपोस्ट कर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको जमीन में यूज करते हैं, तो डीएपी जितनी ताकत उसके अंदर आ जाती है। ये सारी भौतिकता है, हम लोग भौतिकता के पीछे पड़े हैं, परंतु इससे केवल आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। अगर पूरा ताकत आपको चाहिए, जमीन को अच्छी तरह से फसल लाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता नाम की भी एक खाद है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में फ्री में बांटी जा रही है, उसको भी यूज करना जरूरी है। वो आध्यात्मिकता क्या होती है, जिसको हम शांति कहते हैं, प्रेम कहते हैं, आनंद कहते हैं।
और इसका किसानों के और खेती से क्या कनेक्शन है, इस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। भौतिक बातें जो मैंने कहा उसकी किताब भी बनी है, किताब भी मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा इसका 6 घंटे का। परंतु आज जरूरत है आध्यात्मिकता की, जिसको हमने बिल्कुल गौण समझ लिया है। आध्यात्मिकता के बिना कुछ भी नहीं है। तो जैसे जमीन के लिए हम फर्टिलाइजर देते हैं ऑर्गेनिक, तो जमीन के लिए ब्रह्मांड की शक्ति की भी जरूरत होती है, शांति की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है। इस बात को 1922 में रुडॉल्फ स्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने स्पष्ट अपने अग्निहोत्रा सिस्टम, होमोथेरेपी सिस्टम नाम की जो खेती है उसमें लिखा है, जब तक आप ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक प्राकृतिक खेती में आपको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। कब का रिसर्च है ये? 1922 का। इसीलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो संशोधन हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत में करीब 42 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जिसमें केवल और केवल भौतिकता का ज्ञान दिया जा रहा है। जमीन में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए यूरिया डालो, पोटैश डालो, परंतु कोई नहीं कह रहा है कि इतना शांति की खाद भी डालो, इतना प्यार भी दे दो। परंतु उस समय का जो विज्ञान था 19वीं सदी की शुरुआत में, तो उन्होंने कहा है कि जमीन के अंदर के जीवाणुओं की और केंचुओं की कार्यक्षमता को अगर बढ़ाना है तो आपको ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल होना जरूरी है। और ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल करने का सही तरीका है भारत का प्राचीन योग, जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी बताया था। उस ध्यान के माध्यम से हम ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं और जमीन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर। इसके लिए जरूरत है आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता स्वयं से शुरुआत होती है। जैसे अभी भाई जी ने बताया था कि आप सभी को अगर कोई पूछे आप कौन हो, तो हम अपना परिचय देंगे कि हम किसान हैं, हम अपना पद बताएंगे, पोस्ट बताएंगे, पोजीशन बताएंगे। परंतु परमात्मा ने, जो इस संस्था का संस्थापक है, जो निराकार है, कोई भी व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान से सुनिए, भगवान निराकार है, जिसको हिंदू धर्म में भगवान परमात्मा परमेश्वर कहा है, मुस्लिम लोगों ने उसको अल्लाह कहा है, क्रिश्चियन लोगों ने उसको गॉड कहा है, दंपत ने उसको जेहोवा कहा है, नाम अलग है परंतु है वो एक निराकार। और आइंस्टाइन ने भी उसको सिद्ध करके बताया है। इस सृष्टि को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा है जिसका सोर्स आउटसाइड द यूनिवर्स एक पॉइंट है, और उसी पॉइंट को आइंस्टाइन ने भगवान कहा है, जिससे हम मेडिटेशन में मन बुद्धि से जोड़ते हैं और वो शक्ति हम अपने अंदर लेते हैं और संकल्पों के माध्यम से हम जमीन को प्रभावित करते हैं, बीज को प्रभावित करते हैं, प्लांट को ट्रांसफर करते हैं और इसी माध्यम से हमें चमत्कारिक परिणाम दिखाई देते हैं। जो असंभव है वो यहाँ से संभव शुरू हो जा रही है। तो हमें पहले अपना परिचय होना जरूरी है कि हम इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा है जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। अगर वो आत्मा निकल जाए तो ना ये आंखें देखेगी, ना ये कान सुनेगा, ना ये मुंह बोलेगा। उन सबका परिचय है हम एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे इस शरीर को चलाने के लिए हम प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए शरीर को प्रकृति के 5 तत्वों से डेली ऑब्जर्व करते हैं। जमीन से अन्न लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं। इसीलिए हमारी शरीर रूपी गाड़ी ठीक चल रही है। हम लोग केवल गाड़ी को पेट्रोल डालने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर को कुछ भी खाना पीना नहीं दे रहे हैं। अब वो ड्राइवर कब तक गाड़ी चलाएगा? वो मन से कमजोर बनता जा रहा है, उदास होता जा रहा है, निराश हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। और हम लोग कहते हैं कि हमारा मनोबल कम हो रहा है। यही कारण है कि हम लोग चेतन शक्ति ऊर्जा को कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं और उसको चाहिए शांति, प्रेम, आनंद जो ध्यान से मिलती है। और जब हम उस शक्ति को महसूस करते हैं तो उसी को ट्रांसफर करते हैं। इसको कहते हैं योगिक खेती। तो जमीन को ये इस ब्रह्मांड की शक्ति से चार्ज करना जरूरी है। केवल 10 मिनट, इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। बस सुबह उठते 10 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, उस शक्ति को रियलाइज करो और अपनी जमीन के अंदर उसको प्रोवाइड करो। ये कैसे साइंस है हम आपको बताते हैं। आज अगर 20 साल पहले हम यहाँ एकत्रित होते थे और उस टाइम में आपको ये बता सकता था कि आज कल आपके हाथ में एक मेटल का डब्बा आने वाला है और उस मेटल के डब्बे के माध्यम से आप लोग दूर वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं, दूर वाले व्यक्ति को देख सकते हैं, आप अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस टाइम हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे। जो आज प्रैक्टिकल में हर एक के जेब में मेटल का डिब्बा है जो बहुत कुछ काम कर रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कैसे जाते हैं हम नहीं सोच पाते हैं, परंतु यहाँ बैठे बैठे भी मेरे मोबाइल से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, परंतु वो टावरों के पास जा रहे हैं, टावरों से सैटेलाइट के पास जा रहे हैं, सैटेलाइट से
जिसको हम फोन लगा रहे हैं वहां के टावर्स पे जा रहा है और हमारा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है महसूसता के साथ। ठीक यही है हमारे विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका सैटेलाइट सुप्रीम सोल है परमात्मा, उनसे अगर हम जुड़ते हैं तो वो शक्ति हम जमीन को प्रवाहित करते हैं, तो जमीन के अंदर में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो केंचुए होते हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। एक परफेक्ट साइंस है। अगर आप मेरे लेक्चर से बोर हो रहे हो, पता नहीं अभी क्या बक बक कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कब बंद करेगा अभी, क्योंकि आप उदास हो रहे हैं, उसी टाइम अगर आपको एक अच्छा सा म्यूजिक सुनाई दे दे तो क्या हो जाएगा? तुरंत अपना फिल्मी गीत, तो तुरंत हमारा उमंग उत्साह बढ़ जाएगा, आनंद आ जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, एक नया उमंग उत्साह आ जाता है, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाता है। यही है संकल्पों की शक्ति। जब हम ब्रह्मांड की शक्ति से जमीन को चार्ज करते हैं तो उनके अंदर जो केंचुए है, बैक्टीरिया, वो सारे नाराज हो गए, रूठे हैं कि हम इस इंसान का मुख भी नहीं देखना चाहते जो हमें जहर डाल के मार रहा है। इसीलिए वो सुप्तावस्था में जाके जमीन के अंदर चुप बैठे हैं, समाधि लगा के बैठे हैं। आज भी आप उसको थोड़ा प्यार करो और कुछ खिलाओ, मार्केट से कुछ बैक्टीरिया खरीदने की जरूरत नहीं है। देसी गाय के गोबर में, 1 किलो गोबर में बस 50 ग्राम दूध डालो और 5 लीटर पानी में मिलाओ, 1 स्क्वायर फीट जगह में डालो और 5 दिन उसके ऊपर कोई भी वेस्ट मटेरियल आच्छादन कर दो। 6-7 दिन बाद जाके देखो वहाँ कितनी केंचुए दिखाई देगी आपको। कहाँ से आ गए केंचुए? रूठ गए, इंसान से काम करना नहीं चाहते, जहर नहीं खाना चाहते हैं। फिर से आप एक बार उस धरती माँ को जो हमने विधि बताई है उसको यूज करके देखो, आपके जमीन में केंचुए आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि अभी हमको ये पता चल रहा है हाँ जमीन में जीवाणु होते हैं, तभी हमारी रासायनिक खाद काम करती है। जब ये पता चला तो जमीन में जीवाणु होते हैं ये भूल गए। हम लोग मार्केट से 1 लीटर की बोतल 400 रुपए में खरीदना शुरू गए और इधर कहने लगे कि हमारा खर्चा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। जरूरत नहीं है। आप देसी गाय के गोबर गोमूत्र को यूज करो, मेडिटेशन करो, जमीन के अंदर बहुत सारे जीवाणु बढ़ेंगे, यहाँ एक आपका खर्चा बचेगा। दूसरी बात है, जब हमें पता चला कि जमीन में केंचुए अच्छे होते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, तो हमने जमीन में केंचुए पैदा करना भूल दिया। हमने साइड में पेड़ के नीचे कहीं अर्थवंश इकट्ठा किए और उसको बढ़ा के वही अर्थवंश की जो खाद है वर्मी कंपोस्ट, उसको फिर से खेती में लाके डाल रहे हैं, क्योंकि पता चला वर्मी कंपोस्ट से उत्पादन बढ़ता है। तीसरी बात हमें पता चले कि अभी मधुमक्खियों का होना जरूरी है, तभी परागीकरण होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अभी कई जगह गर्मियों के दिनों में तरबूज जो होते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खेती में मधुमक्खियों की जो पेटियां होती है उसको रख रहे हैं। इससे करीब 50% से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब पता चला मधुमक्खियों का महत्व तो मधुमक्खी पाल रहे हैं। ऐसे एक का महत्व जब हमें पता चलेगा तो उसकी पालना करने में ही हमारा टाइम चला जाएगा, इसलिए हमारा कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब फिर से हमें जमीन के अंदर जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसकी निर्माण करना जरूरी है। दूसरी बात है, जो बीज हम बोते हैं ये कोई नई पद्धति है। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं आप कुछ नया बात नहीं बता रहे हो, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कई गुना ज्यादा वैज्ञानिक थे। उनको पता था साइंस, विज्ञान, अध्यात्म क्या है, भावना क्या होती है। इसीलिए वो लोग गाय की पूजा करते थे, फल की पूजा करते थे, जमीन की पूजा करते थे, बीज की पूजा करते थे, फसल की पूजा करते थे। सब कुछ विधिवत और भावनात्मक होकर करते थे। बट एक परफेक्ट साइंस था, इसीलिए वो लोग वैज्ञानिक थे। हम लोग विज्ञान के युग में आने के बाद भी भावना को खत्म कर दिया, इसलिए समझ रहे। तो ये जो बीज है, बीज को भी आप सामने रखो दर्शने के लिए, परमात्मा की याद में मेडिटेशन में उस बीज को छोटा सा विचार ट्रांसफर करो। आपको निरोगी और शक्तिशाली पौधों का निर्माण करना है। सिंपल विधि, हमने यही विधि भारत की पहले यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एमएससी के 2 लड़कियों ने इसका थीसिस भी लिखी है, जिसका रिसर्च आपका इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है 2016 में, कि कैसे मेडिटेशन से सेल जर्मिनेशन पावर बढ़ती है। उन्होंने कई सारे प्रकार के बीज दिए, पुराने बीज, नए बीज, अलग अलग बीज और अलग ट्रीटमेंट दिया। एक म्यूजिक की ट्रीटमेंट दे दी, एक कंट्रोल में रखा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वाइब्रेशन दिए और लास्ट जो था वो मेडिटेशन के वाइब्रेशन दिए थे। जिस बीज को हमने मेडिटेशन के वाइब्रेशन दिए थे उसकी जर्मिनेशन पावर 8% ज्यादा मिली। वो कैसे मिली, क्या मिली, विस्तार जो है वो हम आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। आज आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारे सकारात्मक विचार के द्वारा हम सीड की जर्मिनेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीड के अंदर भी ऑलरेडी एनर्जी होती है जिस कारण बीज का पौधा बनता है।
अगर वो एनर्जी नहीं होती है तो हम क्या देखते हैं मार्केट से खरीदते समय? एक्सपायर डेट देखते हैं। एक्सपायर डेट का मतलब होता है उस दिन के बाद उस बीज के अंदर की जर्मिनेशन पावर कम होती है। तो इसलिए उस अंदर की ऊर्जा को प्रेरित करने के लिए, कार्यक्षम करने के लिए भारत का प्राचीन योग के माध्यम से जो हम प्रोवाइड करते हैं ब्रह्मांड की शक्ति, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। कई सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, विज्ञान भी कर रहा है। मैं 2011 में उषा इंस्टीट्यूट में गया था दिल्ली में। वहाँ IRI में उन्होंने एक मशीन दिखाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का मशीन। उसके अंदर हम बीज जो बुआई करते हैं वो उसके अंदर डालते हैं, हाथ से उसको रोटेशन देते हैं, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रकंपन के वाइब्रेशन देते हैं, तो उसकी जर्मिनेशन पावर 10% बढ़ती है। वो मशीन आज तक भी किसी के पास नहीं पहुंचा और नहीं पहुंचने वाला है। इसका कारण एक ही है कि वो बीज जब तक किसानों के घर का बीज, उसके अंदर कितनी एनर्जी है टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको चार्ज करना है, और कितना चार्ज करना है एक साइंटिस्ट नहीं बताएगा, तब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसके गलत रेडिएशन जो है, वाइब्रेशन, वो नुकसान का काम करते हैं। इसीलिए मेडिटेशन एक सिंपल विधि है। हम अपने विचारों के माध्यम से बीज की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। चाइना सर के जैसे प्रगत कंट्रीज में भी आप बीज को रॉकेट में भर रहे हैं, रॉकेट को स्पेस में उड़ा रहे हैं, जहां 5 एलिमेंट्स के उस पार कोई भी नकारात्मक एनर्जी नहीं है, वहां कुछ समय वो रॉकेट रखते हैं, वहां से उसको नीचे लाके बुआई करते हैं, तो भी उसकी जर्मिनेशन पावर बढ़ रही है। परंतु हम किसान भावनात्मक विधि से उस ब्रह्मांड की शक्ति को अपने संकल्पों के माध्यम से जब बीज को प्रोवाइड करते हैं, तो इसका कई ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हम संकल्प करते हैं आपको निरोगी और शक्तिशाली पौधों का निर्माण करना है, तो हमारी खेती की फसल निरोगी और शक्तिशाली होकर ही बढ़ती है, ताकि उस पर कोई पेस्ट और डिसीज नहीं आती है। ये संकल्पों का खेल है। डॉक्टर भी कहते हैं ना, आजकल 70% बीमारियां मानसिक बीमारियां है। मानसिक बीमारी मतलब क्या? मन की कमजोरी के कारण होने वाली बीमारियां। अब पौधों में भी, बीज में भी मानसिकता होती है, ये आज के विज्ञान को पता नहीं है, परंतु 19वीं सदी के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है इसके बारे में। हमारे भारत के साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस है, उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च किया है। भारत में 42 एग्री यूनिवर्सिटीज होते हुए भी एक भी यूनिवर्सिटी में ऐसा मशीन नहीं है जो प्रूफ दिखाए कि हमारी सोच का असर किस प्रकार से सीड पर और प्लांट्स के ऊपर होता है। परंतु 1905 में जगदीश चंद्र बोस जी ने ऑप्टिकल पल्स रिकॉर्डर नाम का मशीन तैयार करके इस बात को सिद्ध किया, लोगों के सामने नहीं पूरे विश्व के सामने सिद्ध किया कि मनुष्य के विचारों का असर प्लांट के ऊपर होता है, सीड के ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर होता है, जीव जंतुओं के ऊपर होता है, पंछी प्राणियों के ऊपर होता है। अगर ये सही है तो हमें अपनी सोच को किस दिशा में ले जाना है, सोचने की बात है। इसीलिए हमें सकारात्मक ऊर्जा को अगर जमा करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, तो बस 10 मिनट सुबह उठते ही मेडिटेशन करो, स्वयं को देखो, परमात्मा की याद करो, उस एनर्जी को अपने अंदर संभालो और संकल्पों के माध्यम से प्रोवाइड करो। बीज को करो, प्लांट्स को करो। खेती में जो भी क्रॉप है उसको रोज आप मन ही मन बातें करो। आप कैसे हो, हम आपके लिए क्या दे सकते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। प्रकृति दिन प्रतिदिन अपना विकराल रूप दिखा रही है, पर हम लोग प्रकृति के विकराल रूप को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रकृति के ऊपर जीत पाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर कब तक करेंगे? प्रकृति भी नाराज है, वो कहती है मेरे से अच्छा रिश्ता जोड़ो, मैं तुम्हें अच्छा सहयोग दूंगी। अभी तक हमने प्रकृति के सारे नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए प्रकृति नाराज होकर कभी ज्यादा बारिश हो रही है, कभी तेज धूप आ रही है, आंधी तूफान आ रही है, नुकसान हो रहे हैं। इससे ये केवल कहने की बात नहीं है, हम योगिक खेती वाले किसान जो है वो सब इन प्रकृति से, प्रकृति हमारे लिए सुरक्षा दे रही है। पिछले साल पूरे वर्ल्ड में जो बारिश होती है उसमें से 2 नंबर की बारिश हमारे कोल्हापुर में हो गई थी। पिछले साल की बात है। 1 घंटे के अंदर 6 फीट पानी बढ़ गया, पूरा बह के सबके घरों में घुस गया। 21 दिन तक सबकी क्रॉप पानी में थी। ऐसी हालत में भी हम मन से उस करने के साथ बात करते थे कि बस ये पानी जल्दी उतर जाएगा, निश्चित रहो, आराम से रहो, थोड़ा समय आप तक धर दो, आपको अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, अच्छी तरह से बढ़ोगे। जितने लोग योगी खेती, उसके गन्ने का एक पत्ता भी नहीं सूखा था, और जिन्होंने केमिकल डाला था सारे के सारे। इस बात से सिद्ध होता है कि हमारी बात, जो छोटा बच्चा मेरे साथ में होता है, चल रहा है, पानी पानी कर रहा है, और मैं कहता है पानी नहीं मिलेगा कहूंगा तो तुरंत वही रुक जाएगा, परंतु मैं उसको बोल रहा हूँ थोड़ा आगे चल बेटा, पानी मिलेगा, तुमको पानी भी दूंगा, खाने को भी दूंगा। जब प्यार से उस बच्चे को कहते हैं तो मानता है। इस पौधों के साथ भी हमें बच्चों जैसा रिश्ता जोड़ना है। और इस बात को 1922 में जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर नाम के एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा प्रूव दिया है इसमें।
आज हम अपने जीवन में मूंगफली है, आलू है, सब कुछ खा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, परंतु इसका सारा श्रेय अगर किसको जाता है तो जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर को जाता है। जंगल में जब सुबह नंगे पांव घूमते थे कार्वर जी, तो उन्होंने देखा कि मूंगफली और आलू को उकेड़े पे फेंका था सुअर ने। तो उसने उस पेड़ को पूछा कि क्या आपका जन्म केवल सुअर के लिए है? आप इंसान के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं? एक पौधा उसको बता रहा है कि हाँ, आप भी मुझे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति उसको पूछ रहा है कैसे, और वो पैदा उसको बता रहा है कि इस प्रकार से आप मुझे यूज करो। तब कार्वर जी ने मूंगफली का ऑयल निकाला, लोगों के सामने रखा, आप इसको खा लो। आलू निकाला, आलू को भी बोला इसको बॉईल करके खा लो। लोग कहते थे अरे तुम पागल हो, सुअर की खाद मनुष्य थोड़ी खाएगा, टच नहीं करना इसको। परंतु जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जब बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान भूखे मर रहे थे, उस टाइम कार्वर जी ने सारा मटेरियल ट्रक में भर दिया और उन जवानों को खाने के लिए भेज दिया। तब बॉर्डर पे लड़ने वाले जवानों ने इस मूंगफली और आलू के प्रोडक्ट पर अपना पेट भर लिया और वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जीत पाई थी। इतनी बड़ी हिस्ट्री इसके पीछे। आज हम पौधों से बात नहीं करना चाहते। कोई बीमारी आती है तो तुरंत कृषि सेवा केंद्र में जाओ, एक दवाई के पीछे एक दवाई फ्री में मिलती है, इसके साथ ये लेना ही पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा, और हमारा खर्चा वही भी हो रहा है सारा। बस जिनको बीमार हो गए उनको अरे डॉक्टर भी होता है तो कभी देख के नहीं बताता है, पहले पूछता है क्या हुआ है, फिर दवाई देता है। और हम क्या करते हैं, सीधा पौधे यहाँ रहते हैं, वो वहां रहता है, उनको जाके पूछते हैं, वो दवाई लाते हैं, स्प्रे करते हैं। परमात्मा ने हमें जड़ों सहित बीमारी ठीक करने की विधि बताई। जो बीमार है उसको पूछो क्या चाहिए, और जगदीश चंद्र बोस जी ने उसके सारे इलाज बताए हैं कि मनुष्य के शरीर की रचना और पौधों के शरीर की रचना, उसमें बिल्कुल फर्क नहीं है। हमें ब्रेन है, पौधों में ब्रेन है, हमें आंखें हैं, पौधों में भी आंखें हैं, हमें स्नायु है, पौधों में भी स्नायु है, हमारे पास स्टमक है, पौधों में भी स्टमक है। वो बिना स्टमक अन्न को हजम करती है, बिना आंखें देखती है, बिना आंखें इंसान को परखती है। इतना अच्छा रिजल्ट हो चुका है। इसलिए हमें क्या करना है, मन से पौधों की सेवा करनी है, तो पौधों से पूछो क्या करना है। हम क्या करते हैं, किसी भी किसान को मार्केट से खरीदने वाली दवाई का ट्रेनिंग नहीं देते हैं। हम लोग अभी क्या क्या करते हैं वो भी आपको बताया। अगर बाय चांस क्लाइमेट चेंज हो गए, ऐसी परिस्थिति में हमें फसल को अगर टॉनिक देता है, सिंपल विधि है, आधा लीटर दूध दे लो, 50 ग्राम दूध ले लो, 15 लीटर पानी में मिलाओ, स्प्रे कर दो एज अ टॉनिक। अगर आपको पेस्ट कंट्रोल करना है तो बस नीम के बीज का अर्क निकाल के ले लो, या तो फिर कुछ टाक जो है वो कॉपर के बर्तन में रखो, वो आधा लीटर 15 लीटर में मिक्स करो, उसको स्प्रे करो। पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल करने के लिए घर में बनाने वाली ऐसी बहुत सारी दवाई, जिसको नमक यूज करते हैं, हल्दी यूज करते हैं, अदरक यूज करते हैं, मिर्च यूज करते हैं, हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है, वो भी हम आपको ट्रेनिंग में देते हैं। तो ये किस प्रकार से, जैसे हमारे किसान होते हैं, करीब मई मास में अप्रैल एंड में और मई की फर्स्ट वीक में टेम्परेचर 45 तक चला गया था। टमाटर के पौधे ऐसे सूख रहे थे, सारे पत्ते पानी होते हुए सूख रहे थे। बस उस किसान को सोचा कि मैं क्या करता हूँ वही करना है। एक किसान ने क्या किया, सीधा मेडिकल दुकान में चला गया, वो बोला ग्लूकोन डी का एक डब्बा दे दो, और 100 ग्राम ग्लूकोन का डब्बा 15 लीटर पानी में डाला, स्प्रे किया, बस 2 घंटे में पत्ते तजलदार बन गए सारे। तो जगदीश चंद्र बोस ने कहा हमारी शारीरिक रचना और वनस्पति की रचना में कोई फर्क नहीं। हम गर्मियों के दिनों में क्या पसंद करते हैं, छाछ पसंद करते हैं, आधा लीटर छाछ डालो, 15 लीटर पानी मिलाओ, स्प्रे कर दो। हम ठंडी के दिनों में क्या यूज करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, 50 ग्राम चाय पत्ती बॉईल कर दो, 15 लीटर पानी में डाल दो, स्प्रे कर दो, रिजल्ट देखो। खर्चा कहाँ है, हम आपको कोई प्रोडक्ट या मार्केटिंग के लिए नहीं आए आपके पास, रिजल्ट देखो। और ये रिजल्ट बहुत अच्छे है। वैसा इतना पौधे भी हमारे जैसे होते हैं, वो जहर पीना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए वो हमसे नाराज हो रहे हैं। और नाराज होने के कारण उसका मनोबल कम हो रहा है, मनोबल कम होने के कारण वो डिप्रेशन में जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उसकी ह्यूमिडिटी पावर, उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी गुणवत्ता बहुत कम होती जा रही है। इसलिए हमें क्या करना है, ये जो आध्यात्मिक बातें मन से जोड़ना है। पहले मन से बात करो, घर में बैठे करो, दूर से करो, बहुत सारी बातें हैं। आध्यात्मिकता को इतना साधन मत समझो। आप आज मोबाइल जो यूज करें, ये सारी आध्यात्मिक साधन के, साइंस के जो साधन है ना, इसका सारा प्रोडक्शन जो है, इसका जन्म आध्यात्मिकता की माँ की गोद से ही हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं है। ये साधन विज्ञान एक छोटा सा बच्चा है अध्यात्म रूपी माँ का। एक कंप्यूटर आया ना तो 1984 की बात है, उस समय अमेरिका ने कंप्यूटर तैयार किया था और भारत के पास ये टेक्निक नहीं था। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भारत के सभी साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा किया और कहा हमें भी एक ऐसा मशीन तैयार करना है, क्योंकि अमेरिका भारत को ये टेक्निक देने के लिए तैयार नहीं थी। तो
तो भारत के सारे साइंटिस्ट आए थे। अब कंप्यूटर क्या होता है किसको पता नहीं था, फिर भी एक ने हाथ उठा, जो महाराष्ट्र के अकोला के सुपुत्र थे, उन्होंने हाथ खड़ा करके अगर आप मुझे गाइड करोगे तो मैं बना सकता हूँ। अब गाइड क्या करना है किसको पता नहीं था, फिर भी उन्होंने हाथ खड़ा किया है। तो आपको जितना चाहिए खर्चा देंगे, आप बना के दिखाओ। 3 साल की वारंटी थी, फिर उसको मारने के लिए प्रयास हुआ, फिर उसको जेट सिक्योरिटी दी, अंडरग्राउंड उन्होंने 2.5 साल में कंप्यूटर बनाया। वो कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डॉक्टर भटकर जी हमारी खेती देखने के लिए आए थे उस टाइम। एक रात रह के चले गए, आप मेडिटेशन कैसे करते हो, वाइब्रेशन कैसे ट्रांसफर करते हो, बातें कैसे करते हो। जब उन्होंने सीखा तो लास्ट में हमें बताया कि बाला साहब हम आपके यहाँ इसलिए आए हैं कि मैं इस आध्यात्मिकता को मानता हूँ और मैंने जो कंप्यूटर बनाया है वो आध्यात्मिकता के माध्यम से बनाया है। जब उसको 2 मास चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। और गीता पढ़ते पढ़ते उनको जो मन मना वो लिखा है, मन से परमात्मा को याद करो, तो जो उन्होंने परमात्मा को याद करना शुरू किया तो अंदर से कुछ पिक्चर क्लियर होने लगा कि इसको ये जोड़ दो, इसको ये जोड़ दो। तो जैसे उनको संकल्प है उन्होंने जोड़ना शुरू किया, 2.5 साल के अंदर उन्हें कंप्यूटर को बना दिया, आध्यात्मिकता के माध्यम से बना दिया। हम लोग आध्यात्मिकता को भूल के क्यों साधनों के पीछे पड़े? साधन हमारे लिए, हम साधनों के लिए है। साधनों के साथ साधना करना जरूरी है। साधना आध्यात्मिकता को कहते हैं, जो भारत का प्राचीन योग ध्यान है वही हमारी साधना है। हमें इसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है और रिजल्ट भी दिखाने हैं। एक समय था जब किसान सब कुछ करता था, आज हम केवल विज्ञान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हम कहते भी हमारा भारत कृषि प्रधान देश है नहीं था। फिर से अगर बनाना है उसको अध्यात्म प्रधान भी बनना है, केवल कृषि प्रधान नहीं बनेगा। आध्यात्मिकता के साथ अगर कृषि को जोड़ देंगे तभी ये भारत कृषि प्रधान बनने वाला है। और जो हम सपना देखना चाहते हैं वो हम पूरा करें। और मैंने शुरुआत में भी कहा है प्रोजेक्ट परमात्मा का है। परमात्मा ने गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, धम्मपद हो, सब धर्मशास्त्रों में प्रॉमिस किया हुआ है। और जो मैं बातें कर रहा हूँ सब धर्मशास्त्रों में, गीता के 4 अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि अनाज की निर्मित किन विचारों से करना है, कि कैसे विचार होते तो उसका परिणाम क्या मिलता है, सब लिखा है। कुरान में लिखा है अल्लाह की याद की खेती, खेती के किस कोने में जाके किस प्रकार से नमाज बोलते हैं तो खेती की कीट भाग जाती है। कैसे किस कोने में जाके कैसे नमाज बोलते हैं तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मतलब पौधों की विकास हो जाता है। पौधों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अनाज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से नमाज कहते हैं, ये सारी बातें कुरान में लिखी है। बाइबल में लिखा है स्नेह और प्यार से धरती माँ के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है। और दूसरी बात, परमात्मा के ऊपर विश्वास कैसे रखा है वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। धम्मपद में लिखा है ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल कैसे होना जरूरी है, तभी खेती में हम आमूलाग्र बदल दिखा सकते हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु आध्यात्मिकता की बातें कर रहा हूं। हम आध्यात्मिकता को रियलाइज करें, उसको यूज करें तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी मैंने केवल खेती नहीं, परंतु खेती भी कब होती है, किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकता है। कैसे? अभी लोग कहते हैं पर्यावरण बिगड़ गया है, पर्यावरण को ठीक कौन करेगा? कई जगह प्रयास हो रहे हैं, परंतु किसान अगर मेड़ के ऊपर केवल कुछ वृक्ष लगाएगा तो पर्यावरण सुरक्षा हो सकती है। अगर उन्होंने अपने कोनों में एग्रो फॉरेस्ट्री बना दी, एक जंगल बना दिया, तो जैव विविधता को बढ़ावा दे सकता है। कोरोना काल में आप सबने महसूस किया ऑक्सीजन कम पड़ रहा था, क्या क्या प्रयास, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। बस किसी को पता नहीं था कि ये पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देने वाले हैं, इसलिए मशीनरी लगा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, परंतु मशीनरी ऑक्सीजन नहीं देती है। ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे होते हैं। आप अपने मेड़ के ऊपर जब किसी खेती के एक कोने में पेड़ पौधे लगाइए। मैंने अपने खेती, हम केवल बताने वाले नहीं है, ब्रह्मा कुमारी संस्था बताने वाली संस्था नहीं है, करके फूंक देने वाली संस्था है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ केवल राजयोग के लिए जुड़ा हूँ। मैं परिवार में रहता हूँ, आप जैसे परिवार में रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार है, बच्चा है, बीवी है, माता जी है, सब कुछ है। मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, पर वो करते हुए मैंने रोज 1 घंटे का जो इनका आध्यात्मिक ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारा है। और वो सब जब मेरे को समझ में आया कि जब एक मधुमक्खी का क्या महत्व है, एक चिड़िया का क्या महत्व है, तो मैंने उसको पालना करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री बना दी 30,000 स्क्वायर फुट एरिया में, जिसमें सारे जंगली पौधे भी हैं और फल के पौधे भी है, जो मैं खुद भी खा रहा हूँ और पंछी भी खा रहे हैं, कई प्राणी भी खा रहे हैं। अब कहेंगे सब क्या जरूरत है, तो नहीं, सबका रोल बहुत बड़ा है। हमने एग्रो को फॉरेस्ट्री को खत्म कर दिया, समस्या बढ़ गई। अब ये चिड़िया जो होती है, मैंने कहा चिड़ियों का रोल है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। जो काम चिड़िया करती है वो कोराजिन जैसी जहरीली दवाई भी नहीं करेगी।
इसका एक सबूत मैं आपको बताता हूँ। 1957 में चीन के अध्यक्ष जब चाय पीते बैठे थे, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठकर कुछ दाने खा रही थी। उन्होंने देखा कि मेरे सामने खा रहे कम, नुकसान ज्यादा कर रहे हमारे, मैं तो अपने देश को विश्व के आगे लेना चाहता हूँ, और ये चिड़िया अगर इतना नुकसान कर रही है तो मेरा देश टॉप लेवल पे कैसे पहुंचेगा। उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला कि 1 साल के अंदर ये सारी चिड़िया खत्म कर दो। 1958 में घर के सारे लोग बाहर पड़ गए, उन्होंने सारी चिड़ियों के घोंसले तोड़ दे, अंडे फोड़ दे, चिड़ियों को मार दिया, सारा फिनिश। 1959 की बात है, फसल के ऊपर इतनी पेस्ट पड़ गई, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी, और 1960 में करीब 3 करोड़ लोग भूखे मर गए जो खाने के लिए अनाज नहीं मिला। किसने मारा? एक चिड़िया की कमी ने मारा। तब जब उनको पता चला कि अब ये मेरे बस की बात नहीं, तब उन्होंने भारत से और मॉरिशस से चिड़ियों को खरीदा और चीन में लाके उसकी पालना दी, और फिर पेस्ट डिसीज कंट्रोल होना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है एक चिड़िया का महत्व कितना है। तो हमें भी आगे चल के, अभी तो कहाँ बैक्टीरिया खरीद रहे हैं, कई केंचुए खरीद रहे हैं, कई मधुमक्खी खरीद रहे हैं, अब चिड़ियों का खरीदना न समय है, इसलिए बस पेड़ के ऊपर कुछ पौधे लगाइए और वो ऐसा घना जंगल बनाइए, शाम के समय जाके वहां बैठिए, वो भी शास्त्रों के आधार में जो लिखा है वही मैं आपको बताऊंगा, मन की एक भी बात नहीं बताऊंगा। शास्त्रों में सारी बातें लिखी है, नीम के पेड़ का महत्व क्या है, आम के पेड़ का महत्व क्या है, बरगद के पेड़ का महत्व क्या है। अगर कोई हार्ट की बीमारी होती है तो पीपल के पेड़ के जाके आलिंगन दे दो। अगर कोई पेट की बीमारी है तो आम के पेड़ के जाकर आलिंगन दे दो। कोई वायरल इन्फेक्शन है तो नीम के पेड़ के आलिंगन दे दो, ऐसे मिट्टी में ले लो, ताकि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, पौधा आपको ठीक करता है। ऐसा ही घना जंगल बनाइए और अपनी दिनचर्या में से 10 मिनट वहां जाके बैठिए। हर एक पेड़ का ओरा अपना अलग होता है, उसमें जाके बैठेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त बनेगा। हम लोगों ने मेड़ के ऊपर के पेड़ पौधे काट दिए, पैसा जमा किया, बैंक में रखा, और जिस पेड़ को आलिंगन देना था वो नहीं मिल रहा है, इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू के बेड को हम आलिंगन देने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा पैसा बन जा रहा है। मत करिए वैसा, ये परमात्मा का आदेश है, मनुष्य का ज्ञान नहीं है। मैं अधूरा हूँ, सब अधूरे हैं, परंतु परमात्मा संपूर्ण है। वो कह रहा है कि बस अभी छोटी सी एग्रो फॉरेस्ट्री बनाओ, जिसको ऑक्सीजन पार्क नाम दे, वहां आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट शांति से बैठिए, ध्यान कीजिए, पंछी प्राणियों को आह्वान कीजिए। जैसे देखो उल्लू कहते हैं, हम तो कहते हैं उल्लू का मुख भी नहीं देखना है। अभी लोग इजराइल जैसे कंट्री में उल्लू की पालना कर रहे हैं क्योंकि चूहे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अब उन्होंने बॉर्डर के बीच में सारे पेड़ पौधे लगाए, वहां उल्लू को बैठने के लिए घोंसला बना के रखा बड़ा बड़ा। अब वो उल्लू वहां बैठ के जॉर्डन के देश से जो अंदर आने वाले चूहे हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और उनका देखने के बाद भारत में वाइल्ड लाइफ एनिमल सोसाइटी ऑफ ओडिशा है, ओडिशा में भी धान की खेती में चूहे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने वहां उल्लू की पालना करना शुरू किया। अब ओडिशा में भी चूहे कंट्रोल हो रहे हैं। हमें भी आगे चल के उल्लू खरीदना पड़ेगा, किस ब्रीड का, किस जाति का, कहाँ मिलता है देख के सब खरीद के लाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए अभी क्या करें, हम अपने मेड़ के ऊपर एक एग्रो फॉरेस्ट्री बनाएंगे, जैव विविधता की पालना हो, पर्यावरण सुरक्षा हो, और जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो उसका पूरा ट्रेनिंग लेके मल्चिंग की सिस्टम अपनाओ। जो सबसे आने वाली बड़ी समस्या है पानी की, उसका भी समाधान एक किसान ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा। क्योंकि हम जो प्रयास करेंगे, बहती हुई नदी को चलना सीखो, चलती हुई नदी को रोकना सीखो, रुकी हुई नदी को जमीन में उतारना सीखो। अरे क्यों प्रकृति के खिलाफ हम सब कर रहे हैं। बस किसान अगर मल्चिंग करेगा, जमीन जिंदा होगी तो बारिश का सारा पानी हब कर लेगी वो, और पानी हब करेगी तो जमीन की वाटर लेवल जो है बढ़ जाएगी, उसका टीडीएस बहुत कम मिलेगा। अगर हम नदी का पानी रोकने का काम करें, खेती का पानी पहले नदी में जा रहा है तो खेती का पानी क्यों ना खेती में उतारना सीखे। बस जमीन को जिंदा करना है, केंचुए होंगे, बैक्टीरिया होते हैं तो जमीन जिंदा होती है। हम इतनी बारिश हो रही है, राजस्थान में भी इतनी बारिश हो गई, हमारी खेती अभी आके देखो आपने, एक बूंद भी हमारी खेती से पानी बाहर नहीं गया। महाराष्ट्र में भी अपनी खेती से पानी भरने जाता है, जितना पानी आता है हमारी जमीन जिंदा है, पानी को पी लेती है। और हमारी क्रॉप एक बार आके देखो, चाहे महाराष्ट्र और चाहे नीमच में भी हमारे कई सारे किसान कर रहे हैं यहाँ से, या तो माउंट आबू राजस्थान में एक बार विजिट दे दो। हमारे केला इतना अच्छा आ रहा है, केले वाले कहते हैं पूरे गुजरात में कहीं नहीं केला मिलता, इतना अच्छा केला हम राजस्थान के उस धर्म में पकाया है। ऑर्गेनिक भी क्या संभव है, बस विधिवत ज्ञान की जरूरत है। हमारे पास विज्ञान पहुंच गया पर ज्ञान की कमी है। ज्ञान को समझ के अगर हम करते हैं तो उसमें सब कुछ संभव है, कोई भी बात असंभव नहीं है। इसलिए हम एक बार इस बात को सीखें, आध्यात्मिकता को महत्व समझ लें और अपने जीवन में उतार लें। आप सभी ऐसे करेंगे और इसकी पूरी ट्रेनिंग ले लो। मैं कहता हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था को मत छोड़ो। एक बार आपके अंदर अवेयरनेस आया है तो अधूरा ज्ञान विनाश को ले जाएगा। पूरा ट्रेनिंग ले लो आप, मुफ्त में मिलता है, कोई पैसे की जरूरत नहीं होती। आप
आप दोबारा डिमांड कर दो, 6 घंटे का ट्रेनिंग रख लो, अपने जीवन में उतारो। हम सब आपको खेती में आके ट्रेनिंग देने के लिए गाइड करते हैं। 2-4 लोग अगर अपनी खेती को मॉडल बनाना चाहते हैं तो मॉडल भी बनाने की विधि हम आपको सिखाएंगे कि किस दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना है, उसका साइंटिफिक महत्व क्या है, और उसमें खेती में कहाँ कहाँ हमको किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं करनी है, सारी विधि आपको बता देंगे। तो आप करने के लिए तैयार हो जाओ। आज भगवान के घर में आप आए हो, आपके घर गले में 3 रंगों का ये जो आया है, इसमें पहली तो हरा कलर, हरित क्रांति तो आ गई देश में, श्वेत क्रांति भी आ गई, दूध का प्रोडक्शन हो गया, रह गया बाकी लाल कलर आध्यात्मिक क्रांति का। उसको भी आप करके दिखाइए, आप करेंगे, इसकी आशा रखता हूं।